हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश होता है उसे मामलुक या गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बहुत चीजें प्रीवियस वीडियो के बारे में देख लेते हैं कि इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो आपको मध्यकालीन भारत में पहला वीडियो मिलेगा इस्लाम धर्म के बारे में, कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, और कैसे उसका विकास होता है। ठीक, दूसरा वीडियो आपको मिलेगा अरब आक्रमण के बारे में। अरब आक्रमण में आपको मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, उनके बारे में देखने को मिलेगा। जो आपका तीसरा वीडियो है, तीसरा और चौथा दोनों वीडियो आपका जो है वो तुर्क आक्रमण पर है। ठीक है, जिसमें आपको पहले मिलेंगे महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी, और दूसरी वीडियो में मोहम्मद गोरी के बारे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मिल जाएगा तुर्क आक्रमण जब आप देखेंगे। ठीक, तो हम एक सीक्वेंस में आपको बताए थे कि कैसे कैसे भारत पे कौन से आक्रमण हुए थे। पहले अरबों का आक्रमण हुआ था, फिर क्या हुआ था, तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तुर्क आक्रमण में ही आप देखेंगे जब मोहम्मद गोरी भारत के ज्यादातर हिस्सों को जीत लेता है, तो वो क्या करता है कि मोहम्मद गोरी का एक दास होता है। ठीक है, कौन दास होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होता है, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का क्या होता है, दास होता है। और गोरी ने मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो दिल्ली वाला हिस्सा है, दिल्ली वाला हिस्सा दे दिया था कि तुम अब यहाँ पे राज करो। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश आता है वो गुलाम वंश होता है। कौन सा वंश होता है, गुलाम वंश होता है। ठीक है, देखिए बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि मिडुअल हिस्ट्री जो है वो है कहाँ से। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, मिडुअल हिस्ट्री जो शुरुआत होता है वो इस्लाम धर्म से हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत जो होता है वो अरबों तुर्कों के आक्रमण से, मंगोलों के आक्रमण से, या कह सकते हैं इन सभी लोगों से प्रभावित होता है। यानी कि बीच का जो पूरा हमारा मध्यकालीन इतिहास है ना, वो अगर हम देखें तो इस्लाम धर्म से ही रिलेटेड है। तो अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंशों ने, कौन कौन से राजवंशों ने, या कह सकते हैं कौन कौन से वंश यहाँ पर राज्य किए थे। ठीक है, तो उस चीज को हम देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है यहाँ पर सिर्फ एक वंश नहीं, ठीक है, सिर्फ एक वंश नहीं, बल्कि पांच पांच वंशों ने राज्य किया था। ठीक है, पांच वंशों ने राज्य किया था, जिसमें से आपको पहला मिलेगा, दिल्ली सल्तनत में आपको पहला राजवंश मिलेगा गुलाम वंश। कौन सा वंश मिलेगा, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का जो शासन काल माना जाता है वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश का शासन होता है। गुलाम वंश के बाद कौन आता है, तो गुलाम वंश के बाद आपको खिलजी वंश मिल जाएगा। कौन सा वंश मिलेगा, खिलजी वंश मिल जाएगा। खिलजी वंश का जो शासन काल होता है वो 1290 से लेकर के 1320 के बीच का होता है। ठीक है, 1320 के बीच का होता है। इसके बाद 1320 के बाद, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आपको मिलेगा। तुगलक वंश, तुगलक वंश में का शासन कब तक रहता है, तो तुगलक वंश का शासन आप देखेंगे 320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक होता है तुगलक वंश। क्लियर है। इसके बाद देखिए, तुगलक वंश के बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश में आपको मिलेंगे 1414 से लेकर के 1414 से लेकर के आप देखेंगे तो इनका शासनकाल 1451 तक होता है। ठीक है, 1451 तक। और सैयद वंश के बाद आपको मिलेगा लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश होता है, और लोदी वंश में आपको मिलेंगे 1451 से लेकर के 1526 तक का शासनकाल। ठीक है, 1526 तक का शासनकाल मिलता है। 1526 में क्या होता है, 1526 में ये पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध करके बाबर क्या करता है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है,
क्लियर है? आई थिंक आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं, गुलाम वंश क्या है, मुगल वंश क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें कंफ्यूजन रहती हैं। तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि दिल्ली सल्तनत को हम कहाँ से कहाँ तक रखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत को हम गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक की जो चीजें हम देखते हैं, पूरे राजवंश, 5 राजवंश आएंगे, ठीक है, तो ये पूरे के क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, गुलाम वंश के बारे में अब हम देखें अगर, तो गुलाम वंश में आपको कौन कौन से राजा मिलेंगे उनके बारे में हम देख लेते हैं। गुलाम वंश को आप लोग पहले ये जान लीजिए कि गुलाम वंश को हम दास वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? दास वंश कहते हैं। और हम इसे मामलूक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामलूक वंश भी कहते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा अंदर की चीज आपको बता रही हूँ, आप प्लीज इसे नोट डाउन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जब आप गुलाम वंश देखेंगे ना, गुलाम वंश में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना रहता है। गुलाम वंश जो होता है ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इसका शासनकाल आपको देखने को मिलेगा। 1206 से लेकर के 1290 के बीच का इसका समय रहता है। लेकिन आप इसको देखेंगे ना तो इसमें जो महत्वपूर्ण राजा होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, क्योंकि सारे जितने भी हम वंश को पढ़ते हैं सब में कुछ ही राजा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमको सब नहीं पढ़ना रहता है। तो हम देख लेते हैं कि दास वंश में कौन कौन से लोग आएंगे। तो दास वंश में आपको जो पहला राजा मिलेगा, ठीक है, दास वंश में जो पहला मिलेगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या होता है? ये गुलाम वंश का संस्थापक होता है। क्या होता है? गुलाम वंश का संस्थापक होता है। तो आप इसको संस्थापक के तौर पे याद कर सकते हैं। और इसका जो समय होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय होता है वो 1206 से लेकर के 1210 के बीच का होता है। यानी कि ये सिर्फ 4 साल तक दिल्ली सल्तनत पे राज करता है। फिर दूसरा कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरे आते हैं इल्तुतमिश। कौन आते हैं? इल्तुतमिश आते हैं। तो इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहता है? इनका शासनकाल होता है 1210 से लेकर के 1236 तक, ठीक है, 1236 तक होता है। इल्तुतमिश के बाद तीसरा शासनकाल आप देखेंगे, इल्तुतमिश के बाद तीसरा शासनकाल होता है रजिया सुल्तान का, ठीक है। किसका होता है? रजिया सुल्तान का होता है। और इनका समय होता है 1236 से लेकर के 1236 से 1240 तक, ठीक है। कब से? 1236 से 1240 तक होता है। बाद में देखेंगे आप लोग रजिया को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि रजिया जो होती हैं ये पहली महिला शासिका होती हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। 1236 से 1240 ये पूछा जाता है। और रजिया सुल्तान का विरोध होता है बाद में रजिया की जगह पर। जो कह सकते हैं कि एक लोग और बीच में आते हैं रजिया सुल्तान की जगह पे, जो इनके कह सकते हैं कि भाई होते हैं। देखिए, 1236 से 1240 रजिया सुल्तान के बाद होते हैं बहरम शाह या बहराम शाह मिलेगा, ठीक है, बहराम शाह। इनका समय क्या होता है? तो इनका समय होता है 1240 से लेकर के 1242 तक, ठीक है, 1240 से 1242 तक मिलेगा। बहराम शाह के बाद कौन होता है? तो पांचवा आपको बहराम शाह के बाद मिलेंगे महमूद शाह या मसूद शाह, सॉरी मसूद शाह मिलेंगे, ठीक है, मसूद शाह मिलेंगे। तो मसूद शाह का समय क्या होता है? मसूद शाह का समय होता है 1242 से लेकर के 1246 तक, ठीक है, 1242 से 1246 तक मिलेगा। इसके बाद आपको छठा शासक जो मिलेगा, छठा शासक आपको मिलेंगे नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद मिलेंगे। और इनका जो समय होता है वो 1246 से लेकर के 1265 के बीच का माना जाता है, ठीक है। और जो सातवें शासक होते हैं वो गयासुद्दीन बलवन होता है। और बलवन का जो शासनकाल होता है वो 1265 से लेकर के 1265 से लेकर के ये चलता है 1286 तक, ठीक है, 1286 तक चलता है। बलवन बहुत ही कह सकते हैं योग्य माने जाते हैं, अपने शासनकाल में बहुत ही योग्य शासक माने जाते हैं।
ठीक है। बलबन की बहुत सारी नीतियां हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और बलबन के बाद क्या होता है, बलबन के बाद जो सबसे लास्ट में जो शासक आता है, ठीक है, बलबन के बाद जो सबसे आखिरी शासक होता है, कह सकते हैं कि गुलाम वंश का, वो अंतिम शासक माना जाता है। अंतिम शासक आपको मिलेगा क्यूमर्स, ठीक है। क्या मिलेगा? क्यूमर्स मिलेगा। आप लोग ये टाइम एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं कहीं 1287 भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। क्यूमर्स जो है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको पूरा इतना शासन बताया, ठीक है। ये आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा इनके बीच में कौन आया। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आप देखेंगे तो हमको ऊपर से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है। बहरम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन, ठीक है, क्यूमर्स, ये सारे लोगों को हमको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इनका समय आप लोग देखेंगे तो जो दिल्ली सल्तनत हम देखते हैं गुलाम वंश में, इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं माना जाता है, इसीलिए इनके बारे में उतना लोग अध्ययन नहीं करते हैं। बहुत शॉर्ट पढ़ना रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा पढ़ना रहेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। जब आप छोटी मतलब कह सकते हैं वन लाइनर बुक्स में देखेंगे या छोटे लेवल के एग्जाम की बुक्स में देखेंगे तो आपको बाकी के नाम मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। उसमें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और उसके बाद बलबन का नाम ही मिलेगा। तो हम बस एक समझने के लिए इसको बताए हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, मैंने टिक कर दिया है, क्या नहीं पढ़ना उस पर भी मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने जो वीडियो है, इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और कब से कब तक इसका शासनकाल है, ठीक है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका जो शासनकाल चलता है ये 1206 से लेकर के 1210 के बीच का होता है। 1206 से 1210 के बीच का समय होता है। ये जो होते हैं ये दिल्ली वंश कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। गुलाम वंश के संस्थापक, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। आप लोग याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं ये दास होते हैं। किसके दास होते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के दास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, ठीक है। आप इसका जब नाम पढ़ेंगे तो आपको ऐबक शब्द मिल रहा है और ऐबक का जो अर्थ होता है, ऐबक का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता, ठीक है। इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 में राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक होता कहाँ पर है? तो ये लाहौर में होता है, ठीक है। राज्याभिषेक इसका लाहौर में नहीं होता है, राज्याभिषेक इसका होता है और राज्याभिषेक होने के बाद क्या होता है? लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। 1206 में इसका राज्याभिषेक होता है और इसके बाद ये लाहौर को अपनी क्या करता है? राजधानी बनाता है। आप बताएंगे कि इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है, ठीक है। राज्याभिषेक कहाँ होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ऐबक की उदारता के कारण, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक इतना उदार रहता है कि उदारता के कारण इसे कलंदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलंदर की उपाधि मिलती है। कलंदर की उपाधि मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया कुतुबुद्दीन के ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो अभी बहुत सारी चीजें बची हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं, ठीक है। पहला आप याद रखेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये मोहम्मद गोरी का दास होता है, मोहम्मद गोरी का दास होता है।
इसकी उदारता के कारण लोग इसे क्या कहते हैं, कलंदर कहते हैं, ठीक है। और इसे और भी नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे तो इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। और साथ में इसको पील वक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पील वक्ष भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? तो आप ये याद रखेंगे कि उसकी उदारता या दानशीलता के कारण, दानशीलता, दानी था वो, के कारण उपाधि, ठीक है, के कारण उपाधि, ये सारी उपाधियां उसको मिली रहती है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसको कहते हैं कि भारत की वो पहली मस्जिद है। भारत की पहली मस्जिद भी उसको कहा जाता है। तो आप लोग ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे, याद रखेंगे अच्छे से कि कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम क्या करता है? भारत की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण करवाता है, का निर्माण करवाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण जो है वो जो हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके महल को तोड़ करके कराया गया है। क्योंकि आप इस मस्जिद को जब देखेंगे तो इसमें हिंदू वास्तुकला के बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे, ठीक है। देखिए, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, ठीक है। कौन सा झोपड़ा बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये आप देखेंगे तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़े का भी निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर में। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ये जो आप देख रहे हैं ये है कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार है। और ये कुतुब मीनार कहाँ पर बनाया गया है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने इसकी नींव रखी थी, ठीक है, उसने इसकी नींव रखी थी। ये बाद में 5 मंजिला बना, कई शासकों ने मिलकर के इसको बनवाया है। लेकिन जब नींव रखने की बात कहेगा, स्टार्टिंग करवाने की बात कहेगा, तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। बाद में देखेंगे तो फिरोज शाह को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ये टूट जाता है तो उसको सही करवाने का काम फिरोज शाह तुगलक करता है, ठीक है। और क्या होता है कि 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, चौगान या कहीं कहीं आपको पोलो भी मिलेगा, ठीक है, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो जाती है। घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ऐबक की मृत्यु हो जाती है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था इल्तुतमिश से, ठीक है। किससे विवाह करवाया था? इल्तुतमिश से करवाया था। इल्तुतमिश जो होता है ये भी दास रहता है। इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह करवाता है और बाद में क्या करता है कि इसी को राजा घोषित कर देता है। क्योंकि पुत्री से विवाह करवाया था, ठीक है, पुत्री से विवाह करवाया था। तो ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तो अगला जो शासक होता है वो कौन होता है? इल्तुतमिश होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ चीजें देखें। एक पॉइंट और आप इम्पोर्टेंट नोट कर लेंगे। देखिए ये भी कुतुब मीनार का एक फिगर है। आप दूर से जब देखेंगे तो आपको वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, लेकिन जब आप पास से देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं उदाहरण देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से गोल साइज को बनाया गया है, फिर बगल में इसके चौकोर करके बनाया गया है ये दीवारें। और साथ में ये जो डिजाइन के तौर पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये कुरान की आयतें वगैरह हैं जो दीवारों पर लिखाई जाती थी,
ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक सूफी संत थे, एक सूफी संत थे, और उस सूफी संत का नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था? बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी के स्मृति में, बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, किसने बनवाना शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया था। ठीक है। 3 पॉइंट आप बहुत ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं वास्तुकला से लेकर के। एक पहला कुतुब मीनार कह सकते हैं, दूसरा हम आपको बताएं 2.5 दिन का झोपड़ा, और तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है। और ये भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा देख लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी चीज हम आपको बता दें, ये हमारा ऐप है। ठीक है। ये हमारा ऐप आपको मिल जाएगा, आप इसको प्ले स्टोर पे बड़े आराम से अगर सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे, फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे सेमेस्टर के जो डीएलएड यूपी में होता है, फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे आपको डीएलएड के सारे सेमेस्टर के बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वो भी सॉल्व फॉर्म में। और जो चीजें आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे जो चीजें पढ़ते हैं वो सारी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएंगी फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज कि जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं वो हमसे फोर्थ सेमेस्टर के मैथ और एसएसटी के पेड कोर्स ले सकते हैं। ये चीजें आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी। अगर चाहें तो आप इनको अलग अलग भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इनको कॉम्बो कोर्स के तौर पे भी ले सकते हैं। और 1 जून से हमारा टेट और सीटेट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। टेट और सीटेट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप चाहते हैं तो खुद को यहाँ पे हमसे इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।